तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बताया था कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो कोई भी पार्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक प्रियम्बल मिलेगा, जो कि एक तरह से आइडिया देता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के जो जनता है, ठीक है, ये एक तरह से सॉलमली रिजॉल्व, यानी हम कसम खाते हैं एक तरह से कि हम कैसा अपना देश को बनाएंगे, एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी भारी भारी आपको टर्म देखने को मिले, इनका क्या मतलब होता है इसे डिटेल में हम थोड़े देर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम अपने सिटीजन को ये कहेंगे कि सिक्योरिटी दे। ठीक है, सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये चारों चीज़ देंगे। अगर जस्टिस की बात करते हैं तो किस तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, लिबर्टी की बात करें तो कैसा फ्रीडम होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, सब हमारे जनता को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इक्वालिटी में स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक तरह से भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, तो फ्रेटर्नी हम देंगे, डिग्निटी देंगे एक इंडिविजुअल को, यूनिटी देंगे, इंटेग्रिटी देंगे नेशन में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रियम्बल। और इसमें लास्ट में हमने लिखा है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर को 1949 को हमने बताया था कि कंप्लीट कर लिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और उसी में फिर हमने ऐसे लिखा था कि आगे जो भी प्रियम्बल के बाद आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो हम अपने आप को गिव करते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स हो गया था, आपको याद रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी देश पे लागू हो गया था, लेकिन बन के तैयार हो गया था, अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। इसलिए हमने लिखा है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 वी अडॉप्ट एंड इनैक्ट। ठीक है, गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो पूरे देश पे लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। चलिए अब डिफरेंट वर्ड्स का मतलब देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सॉवरेन। हम बोलते हैं हमारा देश सॉवरेन होगा। सॉवरेन होगा इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल जितना भी है कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, उससे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। तो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हम हमारे कंट्री पे हमारा राज होगा, दूसरे का किसी का भी हमारे कंट्री पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, हमारे पॉलिसी मेकिंग या हमारे डिसीजन मेकिंग में उनका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज। ठीक है, हमारे डिसीजन मेकिंग में अगर हम कोई लॉ लाना चाहते हैं तो हम खुद लाएंगे, इसके लिए हमको कोई प्रेशर नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसका मतलब होता है सॉवरेन। ठीक है, तो एक तरह से सही मायने में कहा जाए तो कह सकते हैं कि किसी का भी गुलाम अगर हमारा कंट्री नहीं है, ठीक है, तो वो सॉवरेन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा एक तरह से हो सकता है आप आज़ाद हो गए, आप खुद रूल कर रहे हैं, लेकिन आप किसी का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर एक क्वीन को मान रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, सॉवरेन एकदम। अब आते हैं सोशलिस्ट में। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए मतलब क्या कि हमारा जो एम रहेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी का। ठीक है, मतलब जो पैसा हो देश में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाए, कुछ लोग काफ़ी अमीर ना हो जाए, लेकिन ये फोर्स नहीं होगा। ठीक है, हम इसे डेमोक्रेटिक मीन से करेंगे। ये नहीं कि ताकत इस्तेमाल करके हम सबको इससे अमीर से पैसा छीन के गरीब को दे देंगे, वैसा नहीं, लेकिन हम लोग इसे डेमोक्रेटिकली करने की कोशिश करेंगे पॉलिसी मेकिंग के थ्रू। ठीक है, थर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब बहुत ही लोग जानते होंगे, आजकल न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिलता है कि सारे रिलीजियस जो है रिलीजन्स वो एक बराबर है। ठीक है, उसे एक माना जाएगा। हमारा कंट्री में किसी रिलीजन को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाएगा, किसी को कम नहीं दिया जाएगा, सब बराबर है। और इसका एक और मतलब होता है कि स्टेट यानी जो हमारा देश का कंट्री है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो उसने अपने जो लॉज मेकिंग है, लॉ मेकिंग में उसमें एक रिलीजन को वैल्यू दिया है। ठीक है, जो कि हमारा देश में नहीं है। ठीक है, हमारे देश में सारे रिलीजन को एक बराबर माना जाता है। ठीक है, और जो लॉ हम जब भी बनाएंगे तो वो उसमें कोई भी रिलीजन से इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ इंडिविजुअल को देखा जाएगा कि हमारे देश के जनता को ये पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा कि नहीं ये लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो रूल होगा, ठीक है, लॉज बनाएंगे लोग, लेजिस्लेटिव होगा, वो देश की ही
लोग वोट करके चुनेंगे, ठीक है। तो 18+ जो लोग होंगे एज के, वो लोग वोट देंगे। इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है कि 18+ के जो भी पीपल है वो लोग ही हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही मिलकर लेजिस्लेशन करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक का मतलब। अब आता है रिपब्लिक का मतलब। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे जो देश का लीडर होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, वो पब्लिक द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो देश का लीडर कई देशों में आपको होगा, कुछ सालों पहले तक आपको एग्जांपल देता हूँ, नेपाल में राजा का सिस्टम था, ठीक है। या फिर अगर हम देखें बहुत सारे कंट्रीज़ में कि राजा होते हैं और उन्हीं के सन जो है वो फिर से नेक्स्ट राजा बनते हैं, तो वैसा हेरिडिटरी नहीं। तो देश का जो लीडर हो वो इलेक्शन के थ्रू आए, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो होता है रिपब्लिक। तो हम देखें रिपब्लिक और डेमोक्रेसी काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, फ्रेटर्निटी देंगे। तो वो तो आपको क्लियर समझ ही आ जाएगा, हम आगे जाके भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में मतलब बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। 3 वर्ड है इस प्रीएम्बल में, एक है सोशलिस्ट, एक है सेक्युलर और तीसरा है इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम रट जाना है ये 3 वर्ड। क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ड जो है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तब ये 3 वर्ड प्रीएम्बल का पार्ट नहीं थे, लेकिन इनको ऐड किया गया 1973 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था और संशोधन होने के बाद 42nd संशोधन से ये 1973 में इन तीनों वर्ड को ऐड किया गया। तो पहले कैसा बोला जाता होगा कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो अब हो गया इट्स सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 से। 42nd भी आपको याद रखना है, 1973 भी याद रखना है, दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा तीनों वर्ड याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये इंटेग्रिटी। क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं आया है, ठीक है। ये 3 रहेंगे, चौथा कोई आपको दे देगा डिग्निटी दे देगा, या फिर दे देगा कुछ दे देगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक दे देगा। तो चलिए अब आते हैं, जो हमने वर्ड्स पढ़े उनको अच्छे से फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉवरेन की तरफ। तो सॉवरेन मैंने बताया था कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट इन द सेंस दैट इट इज़ इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनली सुप्रीम मतलब क्या, कि हम जो है अपने नेता खुद चुनेंगे, अपने लॉज खुद बनाएंगे, ठीक है, खुद ही हम अपनी एक तरह से मेजर पावर है, ठीक है, खुद रूल करेंगे। और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट मतलब हमारे जो लॉ बनाने का प्रोसेस है उस पर कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये होता है सॉवरेन का मतलब, कि हम सॉवरेन एकदम बिल्कुल बाकी सबसे एकदम ये अपने खुद के दम पे, ठीक है। सेकंड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया कि जो वेल्थ है देश का, हम ये पॉलिसी मेकिंग के थ्रू कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इक्वली का मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि ये जो गैप है वेल्थ का, कि कोई लोग बहुत गरीब है, कोई लोग बहुत अमीर, इसे कम किया जाए, ठीक है। और ये हम कोशिश करेंगे थ्रू पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, ये नहीं कि हम फोर्स लगाएं, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, इंडस्ट्री, रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। लेकिन ये कैसे फोर्स ला के नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि जो 10, 20, 30% जो इनकम टैक्स लगता है, तो 10 लाख के ऊपर जो कमाते हैं उनको 30% लगता है इनकम टैक्स, तो ज़्यादा इनकम टैक्स लग रहा है। जबकि 5-2.5 लाख तक बिल्कुल नहीं लगता है, उसके बाद 5 लाख तक 5% एंड देन 20% लगता है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल आपको हो गया कि कैसे हम पॉलिसी मेकिंग के थ्रू कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्युलर पे। तो सेक्युलर का वर्ड मैंने बताया है कि देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन, मतलब कि सारे रिलीजन को एक बराबर है, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट सबको मिलेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। और एक और इसका इंपॉर्टेंट मतलब है कि देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई पॉलिसी ला रहे हैं, अगर आप कोई लॉ ला रहे हैं, तो उसमें किसी रिलीजन का, ठीक है, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मैंने बताया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि जो भी एडल्ट लोग हैं जो थोड़ा समझदार हो गए हैं, और वो लोग फिर वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और फिर वही लोग रूल करेंगे आगे जाके, तो वो हो जाता है डेमोक्रेसी,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड नॉट अदरवाइज डिबार। तो अगर आप कुछ के कारण से डिबार हो सकते हैं कि आपको वोट देने ना मिले तो उनको हटा दिया जाए, तो बाकी लोग जो है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मैंने बताया कि जो हेड ऑफ स्टेट है यानी लीडर ऑफ द कंट्री है वो एक हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मोनार्क मतलब क्या, राजा, सिंपल, जो कि एक तरह से हेरिडिटरी मतलब कि अपने नेक्स्ट जनरेशन उसके राजा बनते जा रहा है, ठीक है, उसी का बेटा राजा बनते जा रहा है, चाचा भतीजा, ठीक है, तो वो होता है हेरिडिटरी मोनार्क, ठीक है। तो उससे नहीं होगा, लेकिन हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। हमारा हेड ऑफ स्टेट क्या है? कई लोग सोचेंगे कि प्रधानमंत्री हमारा हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन नहीं, हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, लेकिन हमारा देश रिपब्लिक इसीलिए है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। मतलब हम इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलए को, और फिर एमएलए एमपी मिलकर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जस्टिस के ऊपर। तो हमने बोला सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। तो जब बात करते हैं सोशल की तो हम ये बोलें कि हम जब मान लीजिए कुछ जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप किस कास्ट से हैं, क्रीड से हैं, ठीक है, आपका कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ठीक है, आप मेल है फीमेल है, आप कहाँ जन्म लिए, कोई सोशल कुछ भी आप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जब जस्टिस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। तो इकोनॉमिक मतलब सिंपल कि आप अमीर है, गरीब है, आपके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा कमाते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा है, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो भी जजमेंट आएगा, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, इससे डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल जस्टिस में। तो वही सिंपल कि भले ही आपका कोई भी कैसा भी स्ट्रेचर हो, लेकिन आपको इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ही आप भी एकदम ज़ीरो पैसा होते हुए भी आप एमपी बन सकते हैं, आप देश के लीडर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है, फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ एक्टिविटीज़ हम देते हैं, बहुत ही स्पीच, एक्सप्रेशन, सब चीज़ का, लेकिन लिखा इसमें है कि हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम हम दे दिए कि जाइए बस को आग लगा दीजिए, सरकारी बस को, पब्लिक का सामान तोड़ दीजिए, ये सब तो फ्रीडम नहीं बना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में करना है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपको अलाउ करे। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, सिंपल कि आपको बराबरी दिया जाएगा, आप कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में जो भी है सबको बराबर से दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मैंने बताया था जिसका मतलब होता है भाईचारा यानी यूनिवर्स, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इसके अलावा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द कंट्री। आप देश को मतलब आपको लगे कि हाँ आप इंडिया के सिटीजन हैं, आपको सारा इंडिया सिटीजन का लाभ मिलेगा, सबको बराबर का मिले, ठीक है। तो ये हो गए जो डिफरेंट वर्ड्स थे हमारे जो प्रियम्बल में, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट करते हैं लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको प्रियम्बल पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।